friends, today we will discuss about the origin and evolution of reptilia. रेप्टिलिया की उत्पत्ति और विकास के बारे में हम आज चर्चा करेंगे. तो टर्म रेप्टिलिया इज मेड अप ऑफ ग्रीक टर्म रेप्टम. रेप्टम से मिलकर के ये रेप्टिलिया शब्द बना हुआ है जिसका अर्थ होता है रेंग कर चलना, क्रीप करना या रेंग कर चलना, क्रॉल करना. रेंग कर चलने और चलने में क्या अंतर है? रैंकर जो जंतु चलते हैं उनका जो पेट है वो जमीन से टच होता हुआ चलता है, जबकि पैरों पर जो चलने वाले हैं उनका शरीर अधर होता है, जमीन से टच नहीं होता. उससे वॉकिंग कहते हैं. और जो जिनका चलते समय पेट टच होता है उसे क्रीप या क्रॉल या रेंगना कहते हैं. रेप्टाइल्स रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स फुली एडेप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ. रेप्टिलिया पहली ऐसी क्लास है जो स्थलीय जीवन के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड हो चुकी है. There are more than 900 different species of reptiles on this earth. लगभग 9000 से ज़्यादा प्रजातियाँ इस धरती पर पाई जाती हैं. They are cold-blooded animal belonging to the phylum Chordata. वे Chordata से बिलोंग करने वाले शीत रक्त प्राणी होते हैं. स्कल इनका modified that give the reptile as an efficient and powerful jaw suspension. इनमें शक्तिशाली jaw suspension पाया जाता है. ये कार्निवोरस होते हैं ज़्यादातर, इसलिए इनके jaws मजबूत होते हैं. The modification is also makes the skull light. इनका जो खोपड़ी है वो हल्की होती है कंपैरेटिवली. इनका अगर कैरेक्टर्स देखें रेप्टिलिया के तो दे आर द क्रीपिंग एंड बरोइंग एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, स्थलीय हैं, रेंगने वाले हैं, और बरोइंग यानी बिल बना करके रहने वाले हैं, और स्केल्स ऑन देयर बॉडी पाए जाते हैं. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द वार्मर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. गर्म स्थानों पर ये पाए जाने वाले प्राणी हैं, कोल्ड ब्लडेड प्राणी हैं. स्किन इसकी ड्राई होती है, रफ होती है और विदाउट एनी ग्लैंड होती है. और देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स: हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लंग्स ओनली. एंड द स्कल इज मोनोकोंडाइलिक. मोनोकोंडाइलिक का मतलब है कि इनकी जो लंग है, जो स्कल है, खोपड़ी है, वो है 360 डिग्री पर घूम जाती है. हमारी स्कल डाइकोंडाइलिक होती है, इसलिए 180 डिग्री पर ही घूम पाती है, हम पीछे की तरफ नहीं देख. लेकिन ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इनकी खास बात ये होती है कि ये अपनी पीठ पर भी देख सकते हैं पीछे की तरफ मुड़कर. दे हैव 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब एंड ईच पेयरिंग क्लोज इन डिजिट्स. स्नेक्स आर एन एक्सेप्शन. उनके जो दोनों लिम्ब होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद, उनमें डिजिट्स होते हैं, उन नाखून के सहित होते हैं, 5-5 उंगलियां होती हैं, सांपों को छोड़कर. सांप इसके अपवाद हैं. Generally, 3-chambered heart होता है. However, crocodile have 4-chambered heart. They have the nervous system comprises of 12 pair of cranial nerves. 12 जोड़ी उनमें कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं. The tympanum membrane is present to receive the sound waves. साउंड वेव को रिसीव करने के लिए टेम्पेनम मेम्ब्रेन पाई जाती है. दे possess cloaca in place of anus. उनमें गुदा के स्थान पर अवस्कर द्वार पाया जाता है. Reptiles are uricoteric animals. वे अपने नाइट्रोजिनस अपशिष्ट पदार्थों को यूरिक एसिड के रूप में त्यागते हैं, इसीलिए उनको यूरिकोटेलिक एनिमल कहते हैं. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल विद कॉपुलेटरी ऑर्गन्स. उनमें मेथुनंग पाए जाते हैं, इसकी वजह से उनमें आंतरिक निषेचन होता है. दे डू नॉट नीड वाटर फॉर देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. वे भ्रूणीय विकास के लिए उनको पानी की जरूरत नहीं होती है. दे आर ओविपेरस एनिमल्स. दे ले एग ऑन लैंड एंड एग्स आर वेरी योकी, मैक्रोलेसिथल और क्लीडोइक एग्स. वो जो अपने अंडों को जमीन पर रखते हैं, जमीन पर त्यागते हैं, और उनके जो अंडे हैं वो मैक्रोलेसिथल होते हैं, यानी यॉक की मात्रा उनमें ज़्यादा अमाउंट में होती है, जिससे वो क्लीडोइक यानी सेल्फ सफिशिएंट एग के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स आदि इनमें पाए जाते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द 2014, प्रेजेंटली 9230 स्पीसीज आर इंक्लूडेड इन द क्लास रेप्टिलिया. This is the classification of class Reptilia. It is subdivided into the subclass 5 subclasses. Subclass 1 Anapsida, subclass Eurypsida, subclass Parapsida, subclass Synapsida, subclass Diapsida. Subclass Anapsida include the Chelonian tortoises, and Eurypsids, Parapsids and Synapsids are extinct today. वे विलुप्त हो चुके हैं आज की तारीख में तीनों सबक्लास. और डायप्सिड्स आज की तारीख में पाए जाते हैं, उनको 3 ऑर्डर्स में बांटा गया. रिंकोसेफेलिया, जिसका एक ही रिप्रेजेंटेटिव है स्फिनोडॉन छिपकली, जो न्यूजीलैंड की छिपकली है. स्फिनोडॉन रिंकोसेफेलिया का रिप्रेजेंटेटिव है, जिसे लिविंग फॉसिल भी कहते हैं. ऑर्डर स्क्वामेटा, जिसके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं और उसमें लिजर्ड्स और स्नेक दोनों को रखा जाता है. और ओफिडिया और लेसरटिलिया 2 सब ऑर्डर्स में बांटा गया है.
जिसमें लिजर्ड्स और स्नेक आते हैं। क्रोकोडेलिया में क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर आते हैं। इस प्रकार से ये इसका क्लासिफिकेशन है। इसमें इसका अगर एक एक इसके क्लास को देखें, सब क्लास को देखें, तो एनाप्सिड्स जो होते हैं, एनाप्सिड जो क्लासिफिकेशन है, ये इनके अंदर पाई जाने वाली जो स्कल है, स्कल के अंदर टेम्पोरल फोसा किस प्रकार से पोजीशन और उनकी स्ट्रक्चर और उनकी नंबर के आधार पर ये एनाप्सिड, पैराप्सिड, यूरिप्सिड ये नाम रखे गए। तो पहला एनाप्सिड जो है, ए का मतलब होता है एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब होता है टेम्पोरल फोसा। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर, जिनकी स्कल में किसी प्रकार का कोई टेम्पोरल फोसा नहीं पाया जाता। The dermal bones form a complete roof over the skull with no temporal fossa are called anapsids. वो anapsids में रखे जाते हैं। These are subdivided into cotylosaurs and chelonians. ये cotylosaur और chelonian में डिवाइड किए जा सकते हैं। Modern chelonian are classified according to the method of retracting head into the shell. अपने सिर को कवच के अंदर खींचने के आधार पर इनको फिर वापस इनको बांटा गया है। किलोनियन को टर्टल्स, टर्टोइजेस, टेरापिन्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप। इस प्रकार के जो कछुए हैं विभिन्न प्रकार के, वो इस ग्रुप में आते हैं। दूसरा है पैराप्सिड्स। दीज रेप्टाइल्स possess one temporal fossa present high upon the skull. खोपड़ी के ऊपर एक टेम्पोरल फोसा पाया जाता है। ऐसे एनिमल्स को, ऐसे रेप्टाइल्स को पैराप्सिड्स कहते हैं। जैसे प्रोटोसॉर्स, नोथोसॉर्स, प्लेकोसॉर्स शो दिस टाइप ऑफ स्कल। उसके बाद में तीसरा जो है वह है डायप्सिड्स। डाया मीन्स दो और एप्सिड्स मतलब है टेम्पोरल फोसा। जिनकी खोपड़ी के अंदर दो टेम्पोरल फोसा पाए जाते हों, ऐसे एनिमल, ऐसे रेप्टाइल्स को डायप्सिड्स में रखा गया है। दे आर डाइवर्स ऑफ ऑल रेप्टाइल्स। सभी रेप्टाइल्स में वो ज़्यादा विविधतापूर्ण पाए जाते हैं। द डायनासोर एंड टीरोसॉर्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप्स। क्रोकोडाइल एंड कैमिलियन इसके अंदर आते हैं। चौथा है सिनेप्सिड्स। साइन का मतलब होता है जॉइंटेड एंड दे आर द एक्सटिंक्ट रेप्टाइल। वो आज की तारीख में एक्सटिंक्ट हैं। दे हैड वन टेम्पोरल फोसा फ्यूज्ड विद द लोअर साइड ऑफ द स्कल। लोअर साइड स्कल के फ्यूज्ड होते हैं। दे वर द मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स ड्यूरिंग द पर्मियन पीरियड। पर्मियन युग के अंदर वो सबसे प्रभावशाली, सबसे एफिशिएंट ग्रुप हुआ करता था। द सर्वाइविंग लेपिडोसॉर्स एंड द मीसोजोइक एरा गेव राइज द मैमल्स। मीसोजोइक एरा में इन्हीं प्राणियों ने, सिनेप्सिड्स ने ही मैमल्स को उत्पन्न किया। द रेस्ट वर रिप्लेस्ड बाय डायनासोर्स। बाकी के जो ग्रुप्स थे वो डायनासोर के द्वारा प्रतिस्थापित हो गए। जैसे कि प्लेसियोसॉर्स, जिसकी लंबी गर्दन होती थी प्लेसियोसॉर्स की, वो इसके अंदर आते थे। अब आते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? रेप्टाइल्स इवॉल्व फ्रॉम द एम्फीबियन इन कार्बोनिफेरस पीरियड विच इज डिपेंडेंट ऑन द वाटर बॉडीज फॉर लेइंग एग्स and development for the several stages, hence could not exploit the arid habitat for away from the water bodies. एम्फीबियन जो कार्बोनिफेरस युग के अंदर थे वो जल में ही रहते थे और जल को ही अपना एक्सप्लॉइट करते थे। जमीन को एक्सप्लॉइट करने की उनमें क्षमता नहीं थी, क्योंकि उस वहाँ पर रहने की योग्यता उनके अंदर नहीं थी, एडेप्टेशन उनमें नहीं थे। They invented the large yolk-laden shelled egg and could live on the land in which an amniotic sac contained fluid in which embryo could develop to an advanced stage and capable of fending for itself when hatched. इनके जो अंडे थे वो जमीन पर दिए जाने लगे और उनमें एमनियोन झिल्ली का डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता था और उसके अंदर वो तैरता हुआ एम्ब्रियो अपना विकास करता था। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट हुआ वो जमीन पर रहने वाले कुछ ऐसे एनिमल्स में हुआ जो पानी को छोड़कर के जमीन पर रहने लगे थे, उनसे माना जाता है कि उनका रेप्टाइल्स का विकास हुआ। The following anatomical changes transformed the ancestral amphibian to the land adapted reptiles. जब एम्फीबियन से और रेप्टाइल्स बन रहे थे तो उनमें निम्नलिखित चेंजेस आए। क्या क्या आए? पहला चेंज ये आया कि उनकी बॉडी डेवलप ए कवरिंग ऑफ एपिडर्मल स्केल्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द बॉडी एंड स्किन ग्लैंड्स वर लॉस्ट। उनके अंदर जो स्किन ग्लैंड थी, जैसे कि एम्फीबियन में म्यूकस ग्लैंड पाई थी, वो लॉस्ट हो गई और उस स्किन के ऊपर बड़ी बड़ी स्केल का विकास हो गया, शल्कों का विकास हो गया। द स्कल विकेम मोनोकोंडाइलिक और उनकी जो स्कल थी, जो डाइकोंडाइलिक थी, वो मोनोकोंडाइलिक हो गई और बेटर मूवमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, और अच्छे मूवमेंट के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उनमें मोनोकोंडाइलिस सिम्टम डेवलप हो गया। एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्री टुगेदर परमिटेड टू स्कल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। एक्सिस और एटलस के ऊपर एक दूसरे से चारों तरफ उनका मूवमेंट हो गया। लिम्ब बोन्स एंड गर्डल्स बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बट लिम्स आर वर
attached to the side of the body and belly attached to the ground during the creeping mode of locomotion. जब उनके लिम्स जो हैं शुरुआत में उनकी स्कल से जुड़े हुए थे गर्डेल्स, वो हट करके स्कल से और फिर लिम्स से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ना उनका शुरू हो गया. Sacral region evolved too strong and fused vertebrae to support the body weight in hind legs. अपने पीछे के पैरों पर अपनी बॉडी के वेट को सपोर्ट करने के लिए हाइंड लेग्स मजबूत हो गए. पेंटाडेक्टाइल लिम्ब डेवलप्ड क्लॉ दैट हेल्प द क्लाइंबिंग ऑन रॉक्स एंड ट्रीज. चट्टानों पर और पेड़ों पर चढ़ने के लिए उनके क्लॉज जो हैं वो मजबूत हो गए, उनके डिजिट्स में क्लॉज का डेवलपमेंट हो गया, जबकि एम्फीबिया में क्लॉज नहीं पाए थे. लंग रेस्पिरेशन बिकम मोर एफिशिएंट, और उनका जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, हवा में खुली हवा को श्वास के लेने में उनमें क्षमता आ गई, वो लंग्स के कारण आई, लंग्स का डेवलपमेंट हो गया. एज ए वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी मेटानेफ्रोस किडनी एक्सक्रीटेड यूरिक एसिड विच डिड नॉट रिक्वायर वाटर फॉर एक्सक्रीशन. जब जमीन पर आए तो पानी की समस्या उनमें शरीर में आने लगी, उनमें डेसिकेशन की समस्या आने लगी, तो उसको रोकने के लिए वो उनमें यूरिकोटेलिज्म का विकास हो गया, यानी अपने अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं उनको यूरिक अम्ल के रूप में निकालने के लिए उनमें ये फैसिलिटी डेवलप हो गई, जिसके कारण वाटर का लॉस कम से कम होता है. Reptiles continue to be the ectothermal which ventricle were not completely partitioned by the septum and blood mixed in the heart. ज़्यादातर जो रेप्टाइल हैं, क्रोकोडाइल्स को छोड़ दें तो ज़्यादातर रेप्टाइल्स के अंदर जो वेंट्रिकल है वो आधा डिवाइडेड होता है, हाफ डिवाइडेड होता है. इसलिए हाफ डिवाइडेड को तो एक ही माना जाता है, लेकिन ऑरिकल्स कंप्लीट डिवाइडेड होते हैं, इसलिए दो ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है. इसलिए त्रिकोष्ठीय हार्ट, थ्री चेम्बर्ड हार्ट ज़्यादातर रेप्टाइल्स में होता है, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर जो सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वो कंप्लीट हो जाता है और एक वेंट्रिकल दो वेंट्रिकल्स में बट जाता है. इस प्रकार दो वेंट्रिकल और दो ऑरिकल के साथ में फोर चेम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल्स में पाया जाता है सिर्फ. Reptile continue to be the ectothermal since the ventricle were not completely partitioned by the septum and blood mixed in the heart. इस प्रकार से वो जो आधा अधूरा सेप्टम था उसके कारण शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों का मिक्सिंग हो जाती थी, इसलिए उनमें विनोमस हार्ट कहलाता है. इस प्रकार का हार्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए उनमें जो है ना कुछ कॉपुलेटरी ऑर्गन का विकास हो गया. उनके जो अंडे हैं वो क्लीडोइक प्रकार के हो गए, शेल्ड हो गए, कवच युक्त अंडे हो गए, जिसके अंदर पितक की भारी मात्रा उसमें रखी जाती थी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए. एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कोरियन, एमनियोन, एलेंटॉइस एंड योक्सैक, ये चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स थे, उनका विकास हो गया पूरी तरह से. और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसमें एरिड कंडीशन में आराम से भ्रूणीय विकास हो सके, इसके लिए इन चारों झिल्लियों का विकास हो गया. उसके बाद में ये इसको अगर ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स की बात करें तो एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से ये इतनी प्रकार की शाखाएं इससे भिन्न भिन्न शाखाओं भिन्न भिन्न डायरेक्शंस में गईं और उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के डायनासोर्स, रेप्टाइल्स और विशाल आकार के, छोटे आकार के, लंबी पूंछ वाले और पानी में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले और कठोर कवच युक्त डायमेट्रोडॉन जैसे और थेरेप्सिड जैसे मेमल्स एंसेस्टर्स, इनका विकास हो गया. जो इक्थायोसोर्स जैसे इक्थायोसोर्स जैसे एनिमल्स जो उसके पानी के अंदर रहते थे डायनासोर, उनका विकास हो गया. कुछ उड़ने वाले टीरोसोरस ऐसे एनिमल्स हो गए जिनसे पक्षियों का विकास हो गया. इस प्रकार से ये ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स की हम चर्चा कर सकते हैं. तो कॉटिलोसॉर, अब इस एंसेस्ट्रल की क्या क्या एंसेस्ट्री है, इनके पूर्वज कौन कौन थे, इस मामले में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं. तो कॉटिलोसॉर एंसेस्ट्री पहली है. कॉटिलोसॉर मतलब इनके रेप्टाइल्स के जो पूर्वज थे वो कॉटिलोसॉर जैसे थे. दे वर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड स्टेम रेप्टाइल दैट इवॉल्व फ्रॉम द लेबिरिंथोडोंट एम्फीबियन इन कार्बोनिफेरस पीरियड. कार्बोनिफेरस पीरियड में लेबिरिंथोडोंट ऐसे एनिमल जिनके दांत में चैनल्स या कैनाल्स पाए जाते थे, कैनाल्स की बुलबुलें पाई जाती थी, ऐसे एम्फीबियन से इन कॉटिलोसॉर्स का विकास हुआ. सिमोरियंस वाज द फर्स्ट लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स विद पेंटाडेक्टाइल लिम्ब इन शॉर्ट टेल. पंच अंगुली नुमा हाथ और छोटी पूंछ वाले ये सिमोरियंस थे. It had the homodont labyrinthodontate teeth in the jaw bone as well as on vomer and palatine bone. इनमें जो है लेबिरिंथोडोंट प्रकार के टीथ पाए जाते थे दोनों ही जॉज के अंदर. प्रेजेंस ऑफ लेटरल लाइन सिस्टम इंडिकेट द एम्फीबियस हैबिट्स. इनके अंदर जो लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है वो उससे ये साबित करता है कि सिमोरियंस जो हैं वो एम्फीबियन थे और एम्फीबियन से ही सिमोरियंस का विकास हुआ, सिमोरियन से आगे चल करके रेप्टाइल्स का विकास हुआ. स्कल वाज मोनोकॉन्डाइलिक फॉर द बेटर मूवमेंट ऑफ हेड.
जैसा कि मैंने अभी बताया, सिमोरियंस इंडिकेट द ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम द लेबिरिंथोडॉन टू एम्फीबियन एंड एम्फीबियन टू रेप्टाइल्स. Another 5 feet long cotylosaur fossil, Limnoceles, was found in Mexico that had large premaxillary teeth and long tail. सिमोरिया जिस प्रकार ये इस प्रकार के कुछ जीवाश्म मिले हैं, ये ऐसा इससे इस प्रकार की फिगर उत्पन्न होती है कि इस प्रकार के सिमोरियंस रहे होंगे जो छिपकली जैसे थे, जिनकी छोटी पूंछ थी, चतुष्पादी हुआ करते थे और जिनके पैरों में उंगलियों में नाखून होते थे, जिनकी स्किन पर शल्क हुआ करते थे. उसके बाद में पैराप्सिड एंसेस्ट्री है. पैराप्सिड कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि रेप्टाइल्स का विकास पैराप्सिड से हुआ. दे पोजेस द सुपीरियर टेम्पोरल वैक्यूटी and temporal fossa in the skull and were adapted for the aquatic mode of life. And the Plesiosaurus was the marine long-necked and fish-eating animal with 15-meter long fusiform body, short tail and pedal-like limb modified for swimming. The skull was Eurypsid type and with the superior temporal vacuity, and the fossils are from the lower Jurassic period about 180 million years ago, and they are believed to have become extinct in end of the Cretaceous period with mass extinction. These are the Plesiosaurus जो पानी में रहा करते थे, लंबी गर्दन वाले, इनकी लंबी पूंछ और लंबी गर्दन थी और इनके पैर जो हैं वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर में बदल चुके थे जो तैरने के काम में आते थे. इक्थियोसोरस यानी फिश लाइक रेप्टाइल्स. Ichthyosaurus body have the forelimb modified into the pedal-like fin and hind limb disappeared. There are fleshy dorsal fin too. The caudal fin was large and bilobed. Jaws projected into an elongated snout and teeth were homodont. And an adaptation for the fish catching, skull was parapsid type and additional post-frontal and supratemporal bones behind the eye orbit. Vertebral column become the secondarily simplified with the amphicoelous vertebrae. इनका जो वर्टिब्री का सेंट्रम है वो एम्फीसिलस यानी दोनों प्रकार से दोनों तरफ से गुहानुमा होता था. The synapsids, synapsid ancestry. Synapsids split from the primitive reptilian stock very early in the evolution. Perhaps in the middle Carboniferous period, synapsids had started developing mammalian characteristics that enable them to be the fleet-footed and active predators. जो सिनेप्सिड्स थे वो मेमेलियन जैसे थे जो अधर चलते थे और तेज दौड़ते थे और उनका फुट जो है वो इस प्रकार से तेज चलने के लिए अडेप्टेड था. देयर लेग्स commenced to move under the Pelycosaurus and had been completely formed in therapsids. Two types of synapsids occur from the Carboniferous to Permian, namely the primitive Pelycosaurus and advanced therapsids. इससे दो शाखाएं निकली, Pelycosaurus और advanced therapsids प्रकार की. उसके बाद हम Pelycosaurus are represented by the Dimetrodon, whose fossils were discovered from the North America and Russia from the late Carboniferous to the Permian period. They were primitive reptile-like mammals which limbs had moved under the body but not completely, and each limb has 5 digits in claws. Neural spine on the back were excessively long, stretching highly vascularized skin between them that formed the fin-like and sail-like structure. उनकी पीठ पर इस प्रकार से एक पर्देनुमा संरचना, सेल की नुमा संरचना पाई जाती थी जिसको जो फिन्स के द्वारा सपोर्टेड रहती थी. स्किन का एक एक्सटेंशन था. They had heterodont dentition. उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के दांत पाए जाते थे. Incisor, canine, molars, and clearly defined, but the false palate and had not been completely formed. Palate उनका completely formed नहीं था और इस प्रकार के दांत, ये डायमेट्रोडोन है जिसकी पीठ पर ये इस प्रकार का सेल नुमा संरचना पाई जा रही है. उसके बाद इनके अंदर जो उसके बाद अगला है थेरेप्सिड्स. थेरेप्सिड्स वर मोर एडवांस्ड एंड एक्टिव सिनेप्सिड्स विच वर परहैप्स एंडोडर्मिक एनिमल्स विद हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म. इनमें ये एनर्जेटिक थे, उनमें मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हाई थी. हेटेरोडोंट डेंटिशन था विद फॉल्स पैलेट अलाउ दीज एनिमल्स टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड फॉर क्विक डाइजेशन इन द गट, सो द हाई मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द बॉडी कुड बी फुलफिल्ड. फास्ट डाइजेशन था और चबाने की इनमें प्रवृत्ति थी. कुछ रेप्टाइल्स जो है बिना चबाए खाते थे, लेकिन ये थेरेप्सिड्स जो हैं वो चबा करके खाने वाले रेप्टाइल माने जाते हैं जिससे कि डाइजेशन फास्ट होता है. जो मसल्स वर अटैच टू द जाइगोमेटिक आर्च टू मेक च्यूइंग इफेक्टिव. कार्निवोर थेरेप्सिड्स वर कॉल्ड साइनोडोंट जैसे कि साइग्नोथेस, एंड हर्बीवोर वर डाइसाइनोडोंट
डाइसाइनोडोंट्स, जैसे कि ये साइग्नोप्टेरस जिसका दांत बाहर से निकला हुआ है और इसकी स्किल टफ थी और मोटी पूंछ वाले और विशाल आकार के एनिमल्स हुआ करते थे। ट्रांजिशनल फॉसिल्स, जैसे कि ये आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स को रेप्टिलिया और एवीज के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों ही वर्गों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। मैनी फॉसिल्स शो द क्लियर ट्रांजिशन फॉर्म, ये ट्रांजिशन फॉर्म है, ये एक स्पीसीज है, एक ग्रुप है। और आर्कियोप्टेरिक्स वाज फाउंड इन जर्मनी के वेवेरिया में सन 1861 में ये पहली बार मिला। और इट्स शेयर मेनी कैरेक्टर्स विद द बोथ रेप्टाइल्स एज वेल एज इन बर्ड्स। रेप्टाइल्स के तो जैसे कि लॉन्ग एंड बोनी टेल है, कोनिकल टीथ हैं एंड इसकी पूंछ में वर्टिब्री हैं। और बर्ड्स के हैं जैसे कि इसके शरीर पर फीदर्स पाए जाते हैं, विशबोन पाई जाती है, जैसे कि विशबोन जो पक्षियों में पाई जाती है उस प्रकार से इसमें पाई जाती है। आर्कियोप्टेरिक्स शो दैट द वर्ड्स वर इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स। आर्कियोप्टेरिक्स से ही साबित होता है कि जो वर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से उत्पन्न हुई है। विशबोन इनमें पाई जाती है जनरली। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, अब इनका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस अगर देखें तो इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स बियर्स ए स्पेशल एंड significance. They represent the first terrestrial vertebrate adapted for life in dry places on the land. Dryness of the skin is prevent the loss of the moisture from the body. Method of reproduction including amniotic egg capable of development on land and devices for the economizing the use of water and some of the achievement in their terrestrial adaptation. This was the all about the reptiles. And the primitive and generalized reptiles had thick body and small pointed head and dorsal nostrils, short tail and shorter muscular pentadactyl limb. Two characteristics were common in these all reptiles: the complete roofing of skull, an upset condition, and a flat and plate-like pelvic girdle. These size range from 37 to 3 meters. From this generalized condition in the succeeding period arose several lines of radiations and specializations. Some of the leading of the great array of reptiles, both extinct as well as living, and others of birds and mammals. And now adaptive radiation in reptiles. Because of the completion of the food and living space in the single ancestral species evolved into the different form which occupy different habitats, this is called adaptive radiation and divergent evolution. एक स्पीसीज यदि अलग अलग आवासों में रहने के कारण अलग अलग प्रजातियों में रूपांतरित हो जाए, इतने मॉडिफिकेशंस हो जाएं कि वो एक दूसरे से काफ़ी भिन्नता लाते हैं, तो उसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं या एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। Perhaps the reptiles are shown the greatest evolutionary diversity and the adaptive radiation in all vertebrate group. एक बहुत ही बड़ा evolutionary diversity शो करता है reptiles. Their adaptive radiation took place twice. दो बार उनमें adaptive radiation हुआ था इनके इतिहास में। First the Paleozoic era and the second in the Mesozoic era. Paleozoic में हुआ पहला और उसके बाद दूसरा Mesozoic era में हुआ। Paleozoic कंडीशन के अंदर ड्यूरिंग द Paleozoic no serious competitors on land and terrestrial reptiles are like cotylosaurs and multiply rapidly occupying the all ecological niches available to them. सारे इकोलॉजिकल निच को वो यूज़ किया करते थे जो उनके पास उपलब्ध थे। टर्टल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, यदि स्टेम ऑफ रेप्टाइल से इस प्रकार की शाखाएं रेडिएशंस निकली जिनसे अलग अलग प्रकार के रेप्टाइल्स डेवलप हो गए। कुछ से थैराप्सिड जैसे, कुछ से टर्टल जैसे, कोटिलोसॉर जैसे, कुछ से इक्थियोसॉर जैसे, लिजर्ड्स, स्नेक्स, टोटारा एंड कुछ से उड़ने वाले, कुछ से सॉरेशियन, ऑर्निथिशियन एंड क्रोकोडाइल्स और थिकोडॉन्ट्स एंड सब डायनासोर्स। इस प्रकार से एक स्टॉक से इतने प्रकार के रेप्टाइल्स का विकास हुआ। दिस इज ऑल अबाउट द रेप्टाइल्स। थैंक यू वेरी मच।